सार कंसेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस फिलोसोफर को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक महान दार्शनिक थे। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने एरिस्टोटल के संदर्भ में ऐसा कहा है। थॉमस एक्वाइनस ने एरिस्टोटल को सिर्फ दी फिलोसोफर कहकर बुलाया। अरब के कुछ फिलोसोफर्स ने एरिस्टोटल को द फर्स्ट टीचर की उपाधि दी। दांते ने एरिस्टोटल के लिए कहा मास्टर ऑफ दोज हु नो। प्लेटो ने एरिस्टोटल को कहा माइंड ऑफ द एकेडमी। और सिसरो, रोमन फिलोसोफर सिसरो ने एरिस्टोटल को प्लेटो से कंपेयर करते हुए लिखा, इफ प्लेटो's prose was silver, Aristotle's was a flowing river of gold. एरिस्टोटल महान थे। उन्होंने फिलॉसफी के अलावा ज्ञान के कई एक क्षेत्रों में अपना योगदान प्रदान किया, जैसे मेटाफिजिक्स, एस्थेटिक, लॉजिक, बायोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी, एपिस्टेमोलॉजी, रेटोरिक, एथिक्स। इन सभी क्षेत्रों में हमें एरिस्टोटल के इन्फ्लुएंस को साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो एरिस्टोटल को समझने की शुरुआत हम उनके जीवनी के साथ करते हैं। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में स्टगीरा नामक एक छोटे से नगर राज्य में हुआ, जो नॉर्थर्न ग्रीस में सिचुएटेड थी। यूं तो एरिस्टोटल ने अपने जीवन का अधिकांश भाग एथेंस में बिताया, लेकिन वे एथेंस के मूल निवासी नहीं थे। वे एक नॉन एथेनियन थे। एथेंस में वे एक फॉरेन रेसिडेंट के तौर पर रह रहे थे और उस वक्त फॉरेन रेसिडेंट्स को मैटिक कहकर बुलाया जाता था। तो एरिस्टोटल एक मैटिक थे। एरिस्टोटल के पिता निकोमेकस एक शाही चिकित्सक थे। मैसिडोनिया के किंग एमेंटस III के दरबार में वे एक शाही चिकित्सक थे। पिता के चिकित्सक होने की वजह से बचपन से ही एरिस्टोटल का जो रुझान है वो बायोलॉजी की तरफ जाग गया, और बायोलॉजी में इस इंटरेस्ट का प्रभाव हमें एरिस्टोटल की पद्धति में साफ देखने को मिलता है। एरिस्टोटल की एक हैबिट थी, वे हमेशा चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते थे, उन्हें कैटेगराइज करने की कोशिश करते थे, उनका वर्गीकरण करने की कोशिश करते थे। और नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए वे हमेशा एविडेंस की तलाश करते थे। कभी भी कोई नया इंफॉर्मेशन हो या नॉलेज हो, उसे वे तब तक नहीं मानते जब तक उसके सपोर्ट में उन्हें एविडेंस ना मिल जाता, साक्ष्य ना मिल जाता। तो चीज़ों को क्लासिफाई करने की ये जो उनकी आदत है, और एविडेंस, नॉलेज के लिए एविडेंस को ढूंढने की उनकी ये जो आदत है, ये उनके बायोलॉजी में इसी इंटरेस्ट का नतीजा है। एरिस्टोटल जब 17 वर्ष के थे तो उन्हें एथेंस भेज दिया गया हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ वे प्लेटो की एकेडमी का हिस्सा बनते हैं एथेंस में, और लगभग 20 वर्षों तक एकेडमी का ही हिस्सा बनकर एथेंस में रहते हैं। लेकिन इन 20 वर्षों में एरिस्टोटल अपने गुरु प्लेटो की फिलॉसफी से धीरे धीरे असहमत होने लगते हैं, डिसएग्री करने लगते हैं। प्लेटो की फिलॉसफी के एक बड़े आलोचक के रूप में एरिस्टोटल उभरते हैं एकेडमी में। प्लेटो और एरिस्टोटल की फिलॉसफी में काफ़ी अंतर था। दोनों की फिलॉसफी एक दूसरे से पूरी तरह से और बिल्कुल अलग थी। बहुत ही कम ऐसा वाक़या होता जब एरिस्टोटल और प्लेटो किसी एक फिलॉसफिकल मुद्दे पर एग्री करते, आम मत दोनों का बन पाता। और हम कह सकते हैं कि इसी फिलॉसफिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से जब प्लेटो की मृत्यु होती है 347 बीसी में, तो एरिस्टोटल को एकेडमी का डायरेक्टर नहीं बनाया जाता। एकेडमी का डायरेक्टरशिप एरिस्टोटल को नहीं दिया जाता।
और इस बात से एरिस्टोटल काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं, और इसलिए वे एथेंस छोड़कर चले जाते हैं। फिर 338 बीसी में एरिस्टोटल को मैसिडोनिया के राजा किंग फिलिप के द्वारा एक निवेदन भेजा जाता है। किंग फिलिप एरिस्टोटल से आग्रह करते हैं कि वे मैसिडोनिया आए और उनके 13 वर्षीय पुत्र अलेक्जेंडर के ट्यूटर, अनुशिक्षक के रूप में वहाँ पर काम करें। एरिस्टोटल मैसिडोनिया के किंग फिलिप के इस निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं और मैसिडोनिया चले जाते हैं, जहाँ वे 5 वर्षों तक अलेक्जेंडर के ट्यूटर के रूप में काम करते हैं। लेकिन इसी बीच किंग फिलिप की मृत्यु हो जाती है और अलेक्जेंडर को मैसिडोनिया का राजा घोषित कर दिया जाता है। अलेक्जेंडर के बारे में हम जानते हैं कि वे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस रूलर थे। उनका सपना था पूरे विश्व में अपने साम्राज्य को स्थापित करना, और इसकी शुरुआत वे प्राचीन ग्रीस के साथ ही करते हैं, एंशिएंट ग्रीस के साथ करते हैं। धीरे धीरे अलेक्जेंडर प्राचीन यूनान के, एंशिएंट ग्रीस के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स, नगर राज्यों को अपने साम्राज्य के भीतर शामिल करने लगते हैं युद्ध के माध्यम से। इसी क्रम में एथेंस की बारी आती है। अलेक्जेंडर एथेंस पर चढ़ाई करते हैं और एथेंस को अपने शासन के अंतर्गत ले लेते हैं। और जब एथेंस अलेक्जेंडर के अधीन हो जाता है, अलेक्जेंडर के शासन के अंतर्गत चला जाता है, तब एरिस्टोटल एथेंस में दोबारा प्रवेश करते हैं 335 बीसी में। और इस वक्त क्योंकि अलेक्जेंडर का शासन क्योंकि इस वक्त एथेंस का शासन अलेक्जेंडर के हाथों में है, तो अलेक्जेंडर एरिस्टोटल को अनुमति देते हैं कि वे एथेंस में एकेडमी के तर्ज पर अपना खुद का एक विद्यालय, एक स्कूल स्टैब्लिश करें। अलेक्जेंडर से इस परमिशन को मिलने के बाद, इस अनुमति को मिलने के बाद, एरिस्टोटल एथेंस में लाइसियम की स्थापना करते हैं, लाइसियम। और फिर अपने जीवन का जो बचा हुआ अधिकांश भाग है, एरिस्टोटल लाइसियम में ही पठन पाठन के कार्य में लगा देते हैं। इस बीच एरिस्टोटल हर्पिलिस नामक एक महिला से दूसरा विवाह करते हैं और इनसे उन्हें एक पुत्र होता है, निकोमेकस। निकोमेकस को जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निकोमेकस एरिस्टोटल के एक इम्पॉर्टेंट वर्क एथिक्स को बाद में एडिट करेंगे और उसे निकोमेकियन एथिक्स के नाम से प्रकाशित करेंगे। एरिस्टोटल अपने पुत्र निकोमेकस का नाम अपने पिता के नाम पर रखते हैं, निकोमेकस। एरिस्टोटल की लाइसियम और प्लेटो की एकेडमी में काफ़ी अंतर है। दोनों एक दूसरे के जैसे बिल्कुल नहीं थे। एकेडमी एक प्राइवेट क्लब के जैसी थी। एकेडमी में प्रवेश पाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हर किसी को अनुमति नहीं थी कि वो एकेडमी में जाए और वहाँ का हिस्सा बने और वहाँ पे एजुकेशन को हासिल करे। लेकिन लाइसियम में ऐसा नहीं था। लाइसियम में 2 तरह के लेक्चर्स हुआ करते थे, 2 तरह के सेशंस हुआ करते थे, एक मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन जो हुआ करता था, मॉर्निंग में जो लेक्चर्स हुआ करते थे, वे वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होते थे। और इवनिंग सेशन जो था, इवनिंग के जो लेक्चर्स थे, वे कॉमन पीपल के लिए, आम जनता के लिए ओपन थे। कोई भी शाम के वक्त लाइसियम में जाकर वहाँ के लेक्चर्स को अटेंड कर सकता था, सुन सकता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के। तो एरिस्टोटल ने फिलॉसफी का दरवाज़ा आम नागरिकों के लिए खोल दिया। और हम यूं कहें तो जिस ओपन एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की हम बात आज करते हैं, उसकी नींव एरिस्टोटल ने ही अपने लाइसियम में रखी। उसकी परंपरा एरिस्टोटल ने ही शुरू की अपने लाइसियम के साथ। लाइसियम और एरिस्टोटल से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, एरिस्टोटल अपनी कक्षाएं कभी भी बैठकर या खड़े खड़े नहीं लिया करते थे।
वे चलते फिरते अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते और उन्हें चीज़ों को समझाते। लाइसियम के कॉरिडोर में चलते हुए एरिस्टोटल अपनी क्लासेस लिया करते थे और इसलिए एरिस्टोटल के स्टूडेंट्स को पेरिपेटेटिक्स भी कहा जाता है। पेरिपेटेटिक्स जिसका अर्थ है टू वॉक अबाउट। ठीक है। फिर 323 बीसी में अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु हो जाती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथेंस में जो सरकार चल रही थी वो अलेक्जेंडर के द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद एथेंस के जो नागरिक थे वे वहाँ के सरकार के प्रति एक विद्रोह छेड़ देते हैं, एक विद्रोह की शुरुआत करते हैं। और एथेंस के नागरिकों का जो सबसे पहला टारगेट होता है वो एरिस्टोटल ही है, क्योंकि एथेंस के नागरिकों को ये पता था कि एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के गुरु रह चुके हैं। तो एरिस्टोटल के अगेंस्ट इम्पायरिटी, देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और इस आरोप से बचने के लिए एरिस्टोटल एथेंस छोड़कर भाग जाते हैं। चलकिस नामक एक जगह में वे चले जाते हैं और एरिस्टोटल कहते हैं कि वे एथेनियंस को फिलॉसफी के अगेंस्ट दूसरी बार क्राइम करने की अनुमति नहीं देंगे। एरिस्टोटल को याद है कि एथेंस के इन्हीं लोगों ने प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस के साथ भी इसी चार्ज के तहत, इसी आरोप के तहत उन्हें मृत्यु दंड दिया था। और एरिस्टोटल जानते थे कि यदि वे एथेंस में रहते तो शायद उन्हें भी सोक्रेटिस के भांति मृत्यु दंड दे दिया जाता, इसीलिए एरिस्टोटल एथेंस छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन एथेंस छोड़ने के एक वर्ष के पश्चात ही 322 बीसी में एरिस्टोटल की मृत्यु हो जाती है और इस तरह एक महान दार्शनिक के जीवन का अंत होता है। इस वीडियो सीरीज में हमारा टारगेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना, उनके राजनीतिक दर्शन को समझना, ये हमारा टारगेट है। लेकिन एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने से पहले हम उनके क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज को देख लें। एरिस्टोटल नॉलेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को क्लासिफाई करने की उनकी आदत है एरिस्टोटल को, वे हमेशा हर चीज़ को क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो नॉलेज को भी वो 3 कैटेगरीज में रखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रोडक्टिव नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान, वैसा नॉलेज, वैसा ज्ञान जिसे हम हासिल करते हैं सिर्फ अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए, चिंतन के लिए। इनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, व्यवहार में हम इन्हें प्रयोग में नहीं लाते। प्रोडक्टिव नॉलेज, वैसा ज्ञान जिसे हम हासिल करते हैं किन्हीं चीज़ों का निर्माण करने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है एरिस्टोटल के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं, इसे हम हासिल करते हैं व्यवहार में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज एम करता है एक्शन की तरफ, ये अप्लाइड नॉलेज है। और यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि एरिस्टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज की श्रेणी में एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों को साथ साथ रखते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है देखना। एथिक्स और पॉलिटिक्स, राजनीति और नैतिकता, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, इन दोनों को एरिस्टोटल एक साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की श्रेणी में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हमें एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना है तो हमें उनके मॉरल फिलॉसफी को भी समझना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। क्योंकि एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों का जो विषय है वो सामान्य है, व्यक्ति का चरित्र। एरिस्टोटल के अनुसार
पॉलिटिक्स का, राजनीति का जो मूल उद्देश्य, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वह है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, व्यक्ति के चरित्र का विकास। ये पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट एम है, एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं। और जब बात व्यक्ति के चरित्र की आती है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके अच्छे और बुरे की आती है, तब हमारा मतलब नीति शास्त्र से भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों का जो विषय अध्ययन का जो विषय है वह समान है, व्यक्ति का चरित्र। इसलिए यदि हमें एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना है तो हमें उनके मॉरल फिलॉसफी को भी समझना होगा। उनके मॉरल फिलॉसफी को समझे बिना हम एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को नहीं समझ पाएंगे। एरिस्टोटल के इस स्टेटमेंट में यह बात साफ तरह से हमें नजर आती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि द एंड ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब द गोल ऑफ पॉलिटिक्स इज द बेस्ट ऑफ एंड and the main concern of politics is to engender, मतलब the main concern of politics is to develop a certain character in the citizens and to make them good and disposed to perform noble action। राजनीति का लक्ष्य एक सर्वोच्च लक्ष्य है और राजनीति नागरिकों में ऐसे सद्गुणों का विकास करने की कोशिश करती है जिससे व्यक्ति न्यायपरायण और नेक कार्य कर सके। तो इस स्टेटमेंट में हमें साफ तौर से ये नज़र आता है कि एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने से पहले हमें उनके मॉरल फिलॉसफी को भी जानना होगा, तभी हम एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एरिस्टोटल की जो मॉरल फिलॉसफी है वो उनके बुक निकोमेकियन एथिक्स में हमें मिलती है और एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी उनके बुक पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। तो इस पूरे वीडियो सीरीज़ में हम जिन बुक्स को अपना बेस बनाएंगे, अपना आधार बनाएंगे, वह ये दो बुक्स हैं, द निकोमेकियन एथिक्स और एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिस्टोटल के मॉरल फिलॉसफी को और इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ 4 काउजेस को, एरिस्टोटल के अनुसार हैप्पीनेस का अर्थ क्या है इसे हम जानने की कोशिश करेंगे, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद वर्च्यू का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ वर्च्यू, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। ये है एरिस्टोटल की मॉरल फिलॉसफी जिसे हम समझने जा रहे हैं अपने आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ 4 काउजेस के साथ। एरिस्टोटल का मानना था कि यदि हमें किसी चीज के प्रति ज्ञान को हासिल करना है, किसी चीज को जानना है, तो सबसे पहले हमें उस चीज के होने के कारणों को जानना होगा। वह चीज है तो क्यों है, हमें उन कारणों को समझना होगा जिसकी वजह से एक चीज एग्जिस्टेंस में है। तो एरिस्टोटल नॉलेज को इक्वेट करते हैं नोइंग द काउजेस से। वे कहते हैं नॉलेज इज इक्वल टू नोइंग द काउजेस। यदि हमें किसी चीज को जानना है, किसी चीज के प्रति ज्ञान को हासिल करना है, तो हमें उस चीज के होने के कारणों को समझना होगा, तभी हम उस चीज को जान सकते हैं। और एरिस्टोटल के अनुसार कारणे, जो काउजेस है, वो 4 तरह की होती हैं। तो पहला काउज है फॉर्मल काउज, आकारिक कारण। इसके अंतर्गत हमें समझना है चीजों के आकार को, उनके शेप को, उनके फॉर्म को। यदि कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है, तो किस शेप में है, किस फॉर्म में है, उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ये हमें जानना है। ये है फॉर्मल काउज, जहाँ पर हम चीज़ों के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, उनके आकार, उनके शेप के बारे में बात करते हैं, उनके फॉर्म और उनके शेप को जानने की कोशिश करते हैं।
ये है फॉर्मल काउस। जो दूसरा काउस है वो है मटेरियल काउस। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जो चीज है जिसके बारे में हमें ज्ञान हासिल करना है वह किन दूसरे चीजों से मिलकर बनी हुई है, किन चीजों ने उन्हें बनाया है। मटेरियल काउस, यदि कोई चीज है किसी आकार में है, किसी फॉर्म में है, किसी शेप में है, तो वह किन चीजों से मिलकर बनी है, ये हमें जानना है मटेरियल काउस के अंतर्गत। इसके बाद एफिशिएंट काउस, यहां हमें जानना है, इसके अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस चीज को किसने बनाया। यदि कोई चीज है किसी फॉर्म में है, किन्हीं चीजों से मिलकर बनी है, तो उस चीज को किसने बनाया, उस चीज का निर्माता कौन है, ये हमें जानना है एफिशिएंट काउस के अंतर्गत। ठीक है। और अंततः जो सबसे इंपॉर्टेंट काउस है जिस पर एरिस्टोटल अपना सबसे ज्यादा फोकस देते हैं, सबसे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, वो है फाइनल काउस। यदि कोई चीज है तो क्यों है, किस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उसे बनाया गया है, उस चीज के होने का उद्देश्य क्या है, उस चीज का फंक्शन क्या है, ये हमें जानना है फाइनल काउस के अंतर्गत। ठीक है। तो चीजें हैं, उसका फॉर्म क्या है, किस शेप में है, किन चीजों से मिलकर वो बनी हुई है, उसे किसने बनाया, और फाइनली उसे क्यों बनाया गया, उसके होने का उद्देश्य क्या है, फंक्शन क्या है, फाइनल काउस के अंतर्गत हमें जानना है। और यदि हम इन चारों काउजेस को, किसी चीज के होने के इन चारों कारणों को जान लेते हैं, तो हम उस चीज के प्रति ज्ञान को हासिल कर पाएंगे, नॉलेज को एक्वायर कर पाएंगे। तो एरिस्टोटल के इस 4 काउजेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो प्रतिमा है, ये जो स्टैचू है महात्मा गांधी की, हमें इस स्टैचू के प्रति ज्ञान को हासिल करना है, नॉलेज को एक्वायर करना है, और हम कोशिश करेंगे एरिस्टोटल के 4 काउजेस को यहाँ पर अप्लाई करने की। तो इस स्टैचू के होने का फॉर्मल काउज क्या है, किस फॉर्म में है, किस शेप में ये स्टैचू है। बॉडी ऑफ महात्मा गांधी, ये जो स्टैचू है इसे महात्मा गांधी के शरीर के रूप में बनाया गया है। तो ये है इसका फॉर्मल काउज। इस स्टैचू का शेप कैसा है, महात्मा गांधी के शरीर के जैसा इस स्टैचू का शेप है, इसका फिजिकल अपीयरेंस है। मटेरियल काउज, इस स्टैचू को किन चीजों से मिलकर बनाया गया है। ब्रॉन्ज, इस स्टैचू को ब्रॉन्ज से बनाया गया है, तो इस स्टैचू का मटेरियल काउज क्या है, ब्रॉन्ज। इस स्टैचू को किसने बनाया, एफिशिएंट काउज, स्कल्प्टर, एक शिल्पकार ने इस स्टैचू को बनाया है, तो वह शिल्पकार इस स्टैचू का निर्माता है, एफिशिएंट काउज है। ठीक है। और फाइनली अंततः इस स्टैचू का फाइनल काउज क्या है, तो एरिस्टोटल कहते हैं इस स्टैचू का फाइनल काउज है महात्मा गांधी को ऑनर करना, उनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करना। ये इस स्टैचू का फंक्शन है, उद्देश्य है। तो इस स्टैचू को समझने के लिए हमने इस स्टैचू के इन 4 काउजेस को समझा, और इसके बाद हमें इस स्टैचू के प्रति पूरे ज्ञान का, कंप्लीट नॉलेज का अनुभव हुआ। तो ये था एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ 4 काउजेस, जिसे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल के मॉरल फिलॉसफी के बारे में, जहां हमारा फोकस है इंडिविजुअल, व्यक्ति, मनुष्य, तो हमें समझना है व्यक्ति को, मनुष्य को। तो एरिस्टोटल के इसी 4 काउजेस को, इन्हीं 4 कारणों के सिद्धांत को हम व्यक्ति के संदर्भ में भी अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि व्यक्ति को समझने के लिए, मनुष्य को समझने के लिए एरिस्टोटल के ये जो 4 काउजेस है ये हमें कितना मदद करता है। तो अब हमारा फोकस है ह्यूमन बीइंग, और हम एरिस्टोटल के 4 काउजेस को व्यक्ति के संदर्भ में अप्लाई करेंगे, ह्यूमन बीइंग के संदर्भ में अप्लाई करेंगे। तो
व्यक्ति के होने का फॉर्मल काउज क्या है, किस शेप में हम मौजूद है, यहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा शेप है हमारे बॉडी का शेप, दैट इज द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेल और फीमेल। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारा शेप एक मनुष्य की तरह है, एक मनुष्य के शरीर की तरह है, एक बॉडी की तरह है। तो ये है हमारा फॉर्मल काउज, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में है, ये है हमारा फॉर्मल काउज। हमारा मटेरियल काउज क्या है, हम किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, स्किन, मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, इन सब चीज़ों से मिलकर हम बने हैं। तो ये है हमारा मटेरियल काउज। ठीक है, और हमारा एफिशिएंट काउज क्या है, हमें किसने बनाया, हमारे पेरेंट्स ने बनाया, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम जन्म लिए हैं। तो हमारे एफिशिएंट काउज कौन हुए, हमारे पेरेंट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काउज है वो है फाइनल काउज। फॉर्मल काउज, मटेरियल काउज और एफिशिएंट काउज को हम समझ सकते हैं, इन्हें समझना उतना कठिन नहीं है। लेकिन हमारा जो नॉलेज है ये तब तक इनकम्प्लीट होगा जब तक हम फाइनल काउज को ना समझ ले। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काउज जो है एरिस्टोटल के लिए वो है फाइनल काउज। तो व्यक्ति के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में हमारा जो फाइनल काउज है वो क्या है, और एरिस्टोटल कहते हैं कि हमारा फाइनल काउज है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी का अनुभव करना, ये हमारा फाइनल काउज है। हमारे जीवन का उद्देश्य है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, ये हमारा फाइनल काउज है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। चलिए इस बात को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एरिस्टोटल जिस व्यू को अपनाते हैं अपने दर्शन में, उसे हम कहते हैं टेलियोलॉजिकल व्यू। टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, प्रकृति का हेतुवादी, उद्देश्यवादी दर्शन। एरिस्टोटल के फिलॉसफी को हम टेलियोलॉजिकल भी कहते हैं। टेलियोलॉजिकल व्यू का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार नेचर में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एवरीथिंग इन नेचर, उन सब का एक टेलोस होता है। टेलोस, टेलोस एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड जिसे हम इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं पर्पस, गोल या एंड से, उद्देश्य, प्रयोजन या लक्ष्य। तो टेलोस का अर्थ है पर्पस, गोल या एंड, उद्देश्य, प्रयोजन या लक्ष्य। तो एरिस्टोटल के टेलियोलॉजिकल व्यू का अर्थ है कि नेचर में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन सब का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक फंक्शन होता है। टेलियोलॉजिकल व्यू को फंक्शनलिस्ट व्यू भी कहा जाता है, फंक्शनलिस्ट। ठीक है, जैसे नाइफ, एरिस्टोटल कहेंगे कि नेचर में नाइफ एग्जिस्ट करता है तो इसका भी एक टेलोस होगा, एक पर्पस होगा, इसके होने का एक उद्देश्य होगा, एक गोल होगा। और एक नाइफ का टेलोस क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, फंक्शन क्या है, टू कट, चीजों को काटना। और यदि एक नाइफ अपने फंक्शन को, अपने पर्पस को, अपने गोल को परफॉर्म करता है, अच्छे तरीके से करता है, तो वह एक अच्छा नाइफ होगा। ठीक है, तो एक नाइफ अपने टेलोस को अगर परफॉर्म करता है अच्छे तरीके से तो वो एक अच्छा नाइफ होगा। और एक नाइफ का टेलोस क्या है, टू कट। इसी तरह एक सीड, एक बीज का टेलोस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एरिस्टोटल कहते हैं एक बीज का उद्देश्य, फंक्शन है टू ग्रो इनटू अ ट्री, वृक्ष बन जाना बड़े होकर। ये एक सीड का, एक बीज का उद्देश्य है, टेलोस है। ठीक है, इसी तरह एरिस्टोटल कहते हैं अपने इसी टेलियोलॉजिकल व्यू को व्यक्ति के संदर्भ में जब एरिस्टोटल अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं एक ह्यूमन बीइंग का टेलोस क्या है, एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का फंक्शन क्या है।
और यहाँ एरिस्टोटल कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का टेलोस है टू बिकम हैप्पी। हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, ये है व्यक्ति का फंक्शन, पर्पस, गोल, उसके होने का उद्देश्य, प्रयोजन और लक्ष्य। तो एरिस्टोटल का ये टीलियोलॉजिकल व्यू है, टीलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर। एरिस्टोटल का जो बेसिक एजम्पशन है, उनका जो मूलभूत सिद्धांत है, अवधारणा है, जिसके आधार पर वे अपनी पूरी फिलॉसफी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने पूरे दर्शन का निर्माण करते हैं, वह मूलभूत अवधारणा ये है कि मानव का परम लक्ष्य खुशी की अनुभूति करना है। हैप्पीनेस इज द चीफ अल्टीमेट गोल वी आर ऑलवेज एमिंग एट। ये एरिस्टोटल का मूलभूत अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन, अवधारणा है। ठीक है, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, ये व्यक्ति का, मनुष्य का, मानव का अल्टीमेट गोल, लक्ष्य होता है। चलिए इस बात को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, तो आपका जवाब होगा टू लर्न अबाउट एरिस्टोटल। आपको एरिस्टोटल को समझना है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप एरिस्टोटल को क्यों समझना चाहते हो, तो आप कहोगे टू डू वेल इन एग्जाम। इसी तरह मैं आपसे प्रश्न पूछता जाऊं, क्यों क्यों क्यों, तो आपका उत्तर आता जाएगा। आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप एग्जाम को पास करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा डिग्री चाहिए। क्यों? ताकि आपको जॉब मिल सके। क्यों? ताकि आप पैसे अर्न कर सको। क्यों? ताकि आप अपने नीड्स को फुलफिल कर सको। क्यों? ताकि आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन जी सको। क्यों? ताकि आप खुश हो सको। अल्टीमेटली आप इस तरह से अपने हर एक्टिविटी को अगर क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको अल्टीमेटली एक आंसर मिलेगा, टू बी हैप्पी। और एरिस्टोटल इसी चीज को एनालाइज करते हैं, इसी चीज को वो हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस इज आवर अल्टीमेट गोल, वी वांट टू बिकम हैप्पी। ये चीज है जिसके लिए हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने जन्म लिया, प्रकृति ने हमें इसी चीज को करने के लिए बनाया। जैसे एक नाइफ को हमने बनाया चीजों को काटने के लिए, एक सीड को प्रकृति ने बनाया ताकि वह ग्रो करके एक वृक्ष बन जाए। इसीलिए प्रकृति ने, नेचर ने हमें बनाया ताकि हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सके। ये हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट एम है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने उत्पन्न होता है कि ये हैप्पीनेस है क्या? What is happiness? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एरिस्टोटल कभी भी हैप्पीनेस शब्द का प्रयोग नहीं करते अपने पूरे दर्शन में। निकोमेकियन एथिक्स में वे हैप्पीनेस की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया, एरिस्टोटल के लिए हैप्पीनेस का जो शब्द है वह है यूडाइमोनिया। और इस यूडाइमोनिया शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं रफली हैप्पीनेस की तरह, या इसे ह्यूमन फ्लरिशिंग भी कहा जाता है कभी कभी। तो ये यूडाइमोनिया क्या है? एरिस्टोटल के अनुसार ये हैप्पीनेस क्या है? किस तरह एरिस्टोटल हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं? उस हैप्पीनेस को जिसे अचीव करना हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट एम है। किस तरह एरिस्टोटल हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं, जी हमें अब समझना है ना। एरिस्टोटल की एक पद्धति है, उनका एक मेथड है। वो कभी भी चीज़ों को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते। किसी चीज़ को भी अगर उन्हें डिफाइन करना है तो सबसे पहले वे उन चीज़ों के एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को एनालाइज करेंगे। जो मौजूदा परिभाषाएं हैं उन्हें वे एनालाइज करेंगे, उसके बाद वे अपना डेफिनेशन देंगे। हैप्पीनेस को डिफाइन करने से पहले एरिस्टोटल ऐसा ही कुछ करते हैं कि मौजूदा वर्तमान में हैप्पीनेस को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। सबसे पहले एरिस्टोटल इस चीज को एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो हैप्पीनेस को डिफाइन करेंगे। तो प्रेजेंटली हैप्पीनेस को हम या तो प्लेजर से इक्वेट करते हैं
या ऑनर से इक्वेट करते हैं या मनी से इक्वेट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस का अर्थ प्लेजर है, कुछ लोग इसे प्लेजर के संदर्भ में परिभाषित करते हैं हैप्पीनेस को, कुछ लोग इसे ऑनर सम्मान के संदर्भ में परिभाषित करेंगे, कुछ लोग मनी पैसे के संदर्भ में परिभाषित करेंगे। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस को इन 3 तरीकों से डिफाइन किया जाता है प्रेजेंटली। हैप्पीनेस इक्वल टू प्लेजर, और हैप्पीनेस इक्वल टू ऑनर, और हैप्पीनेस इक्वल टू मनी। तो सबसे पहले एरिस्टोटल इन 3 डेफिनेशंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये डेफिनेशन सही है, और ये डिसाइड करने के लिए क्या ये डेफिनेशन सही है, एरिस्टोटल कुछ क्राइटेरियाज अप्लाई करेंगे, कुछ मापदंडों को वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और उन मापदंडों के आधार पे एरिस्टोटल इन 3 डेफिनेशंस को एनालाइज करेंगे। तो एरिस्टोटल 3 क्राइटेरिया फिक्स करते हैं इन डेफिनेशंस को एनालाइज करने के लिए, और वो है डिजायर्ड फॉर इटसेल्फ, अल्टीमेट एम, सेल्फ सफिशिएंट। मतलब यदि इन 3 मापदंडों में ये डेफिनेशंस खरे उतरते हैं तो ये हैप्पीनेस के डेफिनेशन होंगे। पहला जो मापदंड है, पहला क्राइटेरिया है वो ये कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, प्लेजर, ऑनर या मनी, उसे हम डिज़ायर करेंगे उसके लिए ही, उससे हम कुछ और चीज़ों को डिज़ायर नहीं करेंगे। अर्थात प्लेजर की हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं प्लेजर के लिए, प्लेजर से हम कुछ दूसरे चीज को का इच्छा नहीं करते, प्लेजर से हम किसी और चीज को पाने की इच्छा नहीं करते। इसे कहते हैं डिजायर्ड फॉर इटसेल्फ। ओके, तो प्लेजर को हम डिजायर करते हैं प्लेजर के लिए। ठीक है, दूसरा चीज है, जो दूसरा क्राइटेरिया है, जो मापदंड है कि जिस चीज को हम हैप्पीनेस समझ रहे हैं वो हमारे जीवन का अल्टीमेट एम होना चाहिए। हम कुछ भी करें अपने जीवन में, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसी चीज को हासिल करने के लिए हम कर रहे हैं। हमारे जीवन का ये अल्टीमेट एम होना चाहिए। ये दूसरा मापदंड है, दूसरा क्राइटेरिया है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वह कि जिस चीज को हम हैप्पीनेस समझ रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब उसके आने के बाद हमें फिर और किसी चीज की जरूरत ना पड़े, वो हमारे जीवन को सेल्फ सफिशिएंट बना दे। ठीक है, वो हमें कंप्लीट बना दे, सेल्फ सफिशिएंट हो, उसके आने के बाद हमें और किसी चीज की जरूरत ना पड़े, किसी इच्छा की जरूरत ना पड़े। तो डिजायर्ड फॉर इटसेल्फ, अल्टीमेट एम और सेल्फ सफिशिएंट, ये 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 मापदंड हैं जिनके आधार पर एरिस्टोटल हैप्पीनेस के इन 3 प्रचलित परिभाषाओं को एनालाइज करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम एरिस्टोटल की तरह ही इन तीनों डेफिनेशंस को इन मापदंडों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले प्लेजर। क्या हम प्लेजर को प्लेजर के लिए डिजायर करते हैं? प्लेजर से हमें और किसी दूसरे चीज़ों की कामना नहीं होती, हम प्लेजर को किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए डिज़ायर नहीं करते। क्या ऐसा है? शायद ऐसा है। तो ये जो डेफिनेशन होगा, ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट पहला मापदंड है, वो सही है प्लेजर के अकॉर्डिंग। दूसरा मापदंड, क्या हम प्लेजर को, हमारे जीवन का प्लेजर अल्टीमेट एम होता है, दैट मीन्स कि हम कुछ भी करते हैं प्लेजर के लिए, प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए, हर काम हम प्लेजर के लिए करते हैं। क्या ये अल्टीमेट एम है हमारे लाइफ का प्लेजर? शायद ये पूरी तरह से सही नहीं है ना, ऐसा नहीं है। प्लेजर अल्टीमेट एम नहीं होता, हम और भी बहुत सारे चीज़ों को डिसाइड करते हैं। और जो तीसरा मापदंड है सेल्फ सफिशिएंट, क्या प्लेजर सेल्फ सफिशिएंट होता है? दैट मीन्स कि प्लेजर के आने के बाद हमें फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। पहले बात तो प्लेजर टेम्पोररी होता है, वो आता है फिर चला जाता है, और प्लेजर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। प्लेजर के अलावा भी हमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस का, इसके लिए एरिस्टोटल कहते हैं नो, ये सही डेफिनेशन नहीं है हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू प्लेजर। तो पहला डेफिनेशन एरिस्टोटल इस तरह से रिजेक्ट करते हैं। जो दूसरा डेफिनेशन है हैप्पीनेस का, ऑनर, हैप्पीनेस इज इक्वल टू ऑनर, सम्मान।
क्या हम सम्मान को सम्मान के लिए डिजायर करते हैं? इज इट डिजायर्ड फॉर इटसेल्फ? ऑनर, सम्मान से हम किसी और चीजों को हासिल करना नहीं चाहते, शायद ये भी सही है सम्मान के संदर्भ में, ऑनर के संबंध में। लेकिन जो दूसरा मापदंड है, क्राइटेरिया है अल्टीमेट एम, क्या सम्मान हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है? क्या हम हर काम सम्मान पाने के लिए करते हैं? वेल, ऐसा नहीं है। हर काम हम सम्मान के लिए नहीं करते, ऑनर के लिए नहीं करते। और क्या सम्मान सेल्फ सफिशिएंट है? सम्मान के मिलने के बाद हमें सब कुछ मिल जाता है, हमें और किसी चीज की इच्छा, डिजायर नहीं होती? ये भी गलत है। तो हैप्पीनेस के इस डेफिनेशन को भी एरिस्टोटल रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू ऑनर। और जो तीसरा डेफिनेशन है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी। क्या हम मनी को मनी के लिए डिजायर करते हैं? बिल्कुल नहीं। मनी तो, पैसा तो एक मीडियम है, पैसे से हम और दूसरे चीजों को खरीदते हैं। पैसा हम पैसों के लिए डिजायर नहीं करते, पैसे से हम बाकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ही गलत हो गया मनी के संदर्भ में। अल्टीमेट एम कुछ लोग के लिए ऐसा होता है, पर हर किसी के लिए ये नहीं होता। मनी इज नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, पैसों से हम हर चीज खरीद नहीं सकते, तो ये भी गलत है। और सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं। पैसे आने के बाद हमें और किसी चीज की इच्छा, डिजायर नहीं होती, बिल्कुल नहीं। पैसों के अलावा हमें बहुत सारे चीजों की डिजायर होती है, तो ये भी गलत है, ये डेफिनेशन भी, ठीक है? ये क्राइटेरिया भी इस संदर्भ में गलत साबित होता है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी, ये भी गलत है। हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू मनी। तो इस तरह एरिस्टोटल हैप्पीनेस के मौजूदा डेफिनेशंस को, जो कि कहता है हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्लेजर, ऑनर या मनी, इन तीनों को इन मापदंडों के आधार पर, इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर एनालाइज करते हैं और फिर इन तीनों डेफिनेशंस को वो रिजेक्ट करते हैं। और इसके बाद एरिस्टोटल अल्टीमेटली हैप्पीनेस को डिफाइन करेंगे, और हैप्पीनेस को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, एंड इफ देयर इज मोर देन वन, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन हम इसे समझेंगे। हैप्पीनेस, खुशी का अर्थ आत्मा के द्वारा अपने सद्गुणों के अनुरूप की जाने वाली एक गतिविधि है। लेकिन यदि मानव आत्मा एक से अधिक गतिविधि करने में सक्षम हो, तो खुशी का मतलब इन गतिविधियों में से सबसे सर्वोच्च गतिविधि के करने से होगा। हैप्पीनेस को एरिस्टोटल कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा हम एलाबोरेट तरीके से, विस्तृत रूप से समझें। तो सबसे पहले एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो हमारा टेलोस है, हमारा पर्पस, हमारा फाइनल काउस है, ठीक है? ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, गोल है। फिर अपने डेफिनेशन में एरिस्टोटल एक बात क्लियर कर रहे हैं, वो ये कि हैप्पीनेस इज नॉट अ फीलिंग, इट इज नॉट एन इमोशन। प्लेजर, ऑनर, ये सब कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो एरिस्टोटल अपने डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हैप्पीनेस से उनका अर्थ किसी फीलिंग या किसी इमोशन से नहीं होता। आज तक हम हैप्पीनेस को एक फीलिंग या एक इमोशन समझते रहे हैं, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस एक फीलिंग नहीं है, यह कोई इमोशन नहीं है। तो हैप्पीनेस क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। ये इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस को एरिस्टोटल एक एक्टिविटी कह रहे हैं। हैप्पीनेस कोई फीलिंग या कोई इमोशन नहीं, एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। और एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी एक्टिविटी जो हाईएस्ट हो। कहने का मतलब है, एरिस्टोटल कहते हैं कि हम बहुत तरह के एक्टिविटीज करने में सक्षम हैं, लेकिन हैप्पीनेस उसी एक्टिविटी से हम कनेक्ट करके देखेंगे। हैप्पीनेस को हम उसी एक्टिविटी के करने से एक्सपीरियंस करेंगे जो कि हाईएस्ट हो। मतलब हम जितने भी एक्टिविटीज करने में सक्षम हैं, उन सारे एक्टिविटीज में जो हाईएस्ट एक्टिविटी हो, वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने में हमारी मदद करेगा। उस एक्टिविटी को एरिस्टोटल हैप्पीनेस से जोड़कर देखते हैं।
तो एरिस्टोटल कह रहे हैं कि हैप्पीनेस एक फीलिंग नहीं है, एक इमोशन नहीं है, वह एक एक्टिविटी है, और एक हाईएस्ट एक्टिविटी जिसे हम अपने सद्गुणों के अनुरूप करते हो, परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ वर्च्यू। ठीक है, तो इस तरह एरिस्टोटल हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एरिस्टोटल के मॉरल फिलॉसफी को समझने की हमने शुरुआत की उनके थ्योरी ऑफ फोर काउजेस से। ठीक है, और उनके थ्योरी ऑफ फोर काउजेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट काउज था वो फाइनल काउज था। और जब हम एरिस्टोटल के फोर काउजेस के थ्योरी को ह्यूमन बीइंग में अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा फाइनल काउज जो है वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है। फिर एरिस्टोटल हैप्पीनेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एरिस्टोटल हैप्पीनेस के एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को एनालाइज करते हैं और उन्हें रिजेक्ट करते हैं। फिर एरिस्टोटल हैप्पीनेस की अपनी परिभाषा देते हैं, जहाँ पे वे कहते हैं कि हैप्पीनेस एक फीलिंग नहीं है, एक इमोशन नहीं है, एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, एक हाईएस्ट एक्टिविटी जिसे हम अपने सद्गुणों के अनुरूप आधार पर करते हो, परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ वर्च्यू। तो एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस को कुछ इस तरह समझाया, एक एक्टिविटी से जोड़कर हैप्पीनेस को समझाया। अब हमें समझना है कि ये कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने से हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किस एक्टिविटी की बात एरिस्टोटल करते हैं अपने इस डेफिनेशन में, हमें इस चीज़ को समझना है। लेकिन इस एक्टिविटी को हम इस वीडियो में नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और तब तक के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एरिस्टोटल किस एक्टिविटी की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।